हेलो दोस्तों, मैं अभिषेक साई स्वागत करता हूं आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल द नेशन बिल्डर के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, कल हम लोग मैथ के सिलेबस की बात किए थे और हम लोग बात किए थे कि यूपी टेट में मैथ का सिलेबस कैसा है। दोस्तों, हम लोग मैथ के सिलेबस को 4 भाग में बांटे थे। सेक्शन ए में हम लोग बताए थे कि अंकगणितीय सेक्शन को हम लोग देखेंगे। दोस्तों, उसी कारवा को आज हम आगे बढ़ाएंगे और देखेंगे कि पहला हम लोग टॉपिक लेके चलेंगे नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम ये है नंबर सिस्टम की पहली क्लास और हम लोग देखेंगे कि नंबर सिस्टम से हमारा क्वेश्चन कहाँ और कहाँ से आता है। दोस्तों, नंबर सिस्टम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे यूपी टेट के एग्जाम के लिए। दोस्तों, मैं बता दूं आपको कि बहुत ही इजी क्वेश्चन इससे आते हैं, बहुत ही इजी क्वेश्चन, और 5-6 क्वेश्चन आपको नंबर सिस्टम से देखने को मिलते हैं। इसलिए दोस्तों, मैं आपको जैसे जैसे बताता जाता हूं वैसे आप इसको समझते जाइए और पढ़ते जाइए। देखते हैं कि नंबर सिस्टम में क्या क्या है और कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं। दोस्तों, नंबर सिस्टम की बात करें तो नंबर सिस्टम 2 प्रकार की नंबर सिस्टम या सिस्टम प्रणाली पाई जाती हैं। नंबर सिस्टम की बात करें तो दो प्रकार की संख्या प्रणाली पाई जाती है। संख्या प्रणाली पाई जाती है। ये बेसिक थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है दोस्तों, इसको हम समझ लेते हैं और हम लोग आगे देखते हैं कि क्वेश्चन कहाँ से बने हैं। तो 2 प्रकार की संख्या प्रणाली दोस्तों इसमें पाई जाती है। पहला है दार्शनिक प्रणाली और दूसरा है रोमन प्रणाली। पहला है दार्शनिक प्रणाली और दूसरा है रोमन प्रणाली। रोमन प्रणाली दोस्तों, इसको दार्शनिक प्रणाली इसमें इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें 10 अंकों का प्रयोग किया जाता है। 10 अंकों का प्रयोग किया जाता है, इसलिए इसको दार्शनिक प्रणाली कहा जाता है। 10 अंक आपको पता है, ठीक है उसमें। और दार्शनिक प्रणाली को भी हम लोग 2 भागों में बांट देते हैं। एक है आपका भारतीय संख्या प्रणाली, एक आपका भारतीय संख्या प्रणाली और एक है अंतर्राष्ट्रीय संख्या प्रणाली। दोस्तों, आपको पता है जैसे कि 10 अंकों का प्रयोग किया जाता है भारतीय संख्या प्रणाली में 1, 2, 3, ठीक है 4, ठीक है 5, ऐसे आपका प्रयोग किया जाता है। 10 अंकों का प्रयोग किया जाता है। इसी तरह आपका 1, 2, 3, 4 इसमें आपको 10 अंकों का प्रयोग किया जाता है, इसलिए इसको कहते हैं दार्शनिक प्रणाली। आपका क्वेश्चन यहाँ से नहीं बनता है, इसलिए आपको इतना मैं डीपली यहाँ को नहीं बता रहा हूँ कि कैसे भारतीय प्रणाली में कैसे लिखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली में कैसे लिखते हैं। तो आपका क्वेश्चन यहाँ से नहीं बनता, लेकिन हाँ मैं आपको बस बता रहा हूँ कि नंबर सिस्टम को 2 प्रणाली में बांटा जाता है और इसको हम कहते हैं दार्शनिक प्रणाली और दूसरा होता है रोमन प्रणाली। इसमें 10 अंकों का प्रयोग किया जाता है, इसलिए इसको दार्शनिक प्रणाली कहते हैं और इसको भी 2 भागों में बांटते हैं। पहला है भारतीय संख्या प्रणाली और दूसरा है आपका अंतर्राष्ट्रीय संख्या प्रणाली। दोस्तों, रोमन प्रणाली की बात करें तो इसमें हम लोग क्या करते हैं कि लैटिन वर्ड के अक्षरों का प्रयोग वर्ड का प्रयोग करते हैं, ठीक है। पूछना रहेगा तो आपको ये पूछ सकता है कि दार्शनिक प्रणाली में कितने अंकों का प्रयोग किया जाता है, तो ये आपका 10 अंकों का प्रयोग किया जाता है। और यहाँ से पूछ सकता है कि रोमन प्रणाली में कितने वर्ड अक्षरों का प्रयोग किया जाता है, तो ये है आपका 7 अक्षरों का प्रयोग किया जाता है। पहला है आई, जिसको हम लोग 1 कहते हैं। दूसरा है आपका वी, जिसको हम लोग 5 कहते हैं। फिर है आपका एक्स, 10 कहते हैं। फिर है आपका सी, ठीक है 100 कहते हैं। एल होगा आपका 50 कहते हैं, ठीक है। और इसमें आता है डी, 500 कहते हैं और इसको कहते हैं एम, 1000, ठीक है। यहाँ पे एल हो जाएगा आपका 50,
ठीक है। तो इसमें 7 अक्षरों का प्रयोग करते हैं, और इन्हीं 7 अक्षरों का प्रयोग करके हम लोग नंबर को बनाते हैं, मतलब संख्या को बनाते हैं। इसलिए आपका यहाँ से क्वेश्चन बनने के चांस होते हैं कि ये आपका यहाँ से बन सकते हैं कि दार्शनिक प्रणाली में 10 अंकों का प्रयोग किया जाता है और रोमन प्रणाली में 7 अक्षरों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है दोस्तों, ये था हमारा बेसिक नंबर सिस्टम के बारे में जानना कि संख्या पद्धति के बारे में क्या होता है। ये हमारा चैप्टर है संख्या पद्धति, इसलिए संख्या पद्धति में हम लोग पहले बेसिक संख्या पद्धति को जानना बहुत ज़रूरी होता है। इसलिए ये था हमारा थोड़ा सा ओवरव्यू कि संख्या पद्धति क्या होती है। कि संख्या पद्धति में हमारी 2 प्रकार की प्रणाली आती है, पहला है दार्शनिक प्रणाली और दूसरा है रोमन प्रणाली। दार्शनिक प्रणाली इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें 10 अंकों का प्रयोग किया जाता है, और रोमन प्रणाली में हमें 7 अक्षरों का प्रयोग किया जाता है और इसमें लैटिन वर्ड का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, फिर दार्शनिक प्रणाली को हम लोग 2 भागों में बांट देते हैं, भारतीय संख्या प्रणाली और अंतर्राष्ट्रीय संख्या प्रणाली। ठीक है, बस ये हमारा एक छोटा सा ओवरव्यू था। अब हम बात करते हैं संख्या के बारे में, जो हमारे एग्जाम में जहाँ से क्वेश्चन कई बार पूछे हुए हैं। दोस्तों यहाँ है नंबर सिस्टम, सिस्टम मतलब प्रणाली, ठीक है, और नंबर मतलब होता है संख्या, नंबर मीन्स होता है संख्या। तो हम लोग जानते हैं नंबर के बारे में, संख्या के बारे में। जो संख्या होती है, ये संख्या जो है आपकी अंकों की सहायता से बनी होती है। किसकी सहायता से? अंकों की सहायता से, जिसको हम कहते हैं डिजिट। डिजिट क्या होता है? इट इज ए सिंबल, इट इज ए सिंबल। अब सिंबल क्या होता है? सिंबल यानी एक प्रकार का चिन्ह। ठीक है, इसमें 10 चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। कौन कौन सा? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। इन्हीं चिन्हों का प्रयोग करके हम लोग बनाते हैं क्या? संख्या। इन्हीं चिन्हों का प्रयोग करके हम लोग बनाते हैं संख्या। तो संख्या क्या कह सकते हैं हम लोग? नंबर को कह सकते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ सिंबल्स। ठीक है, मतलब कि चिन्हों का समूह क्या कहलाता है? संख्या कहलाता है। जैसे एक चिन्ह है 2, 1 और 2 को मिला देंगे तो बन जाएगा हमारा संख्या 12। तो ये है चिन्हों का समूह। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग बात करते हैं संख्या का। तो ये आपको मैं बताऊंगा, ये आप लोग बस देखते जाइएगा कि आपका क्वेश्चन कहाँ से बनता है, किस प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं। आज हम लोग संख्या पद्धति में 4 टाइप के क्वेश्चन देख के जाएंगे कि 4 टाइप के क्वेश्चन कहाँ से हमारे बने हैं और बेसिक क्वेश्चन कहाँ से हमारे ये है, एकदम बेसिक क्वेश्चन है। तो दोस्तों मैं बात कर रहा था संख्या की। तो संख्या जो है अंकों की सहायता से मिलकर बनी होती है, और अंक होता है हमारा इट इज ए सिंबल, मतलब कि चिन्ह। ये चिन्हों की संख्या कितनी होती है? 10 होती है। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। इन चिन्हों की सहायता से हम लोग बनाते हैं संख्या। संख्या क्या होती है? कॉम्बिनेशन ऑफ सिंबल्स। ठीक है, तो जैसे हमने बनाया, एक लिया और एक चिन्ह और एक लिया 2, तो इन दोनों से मिलाया तो क्या बनाया? कॉम्बिनेशन क्या बन गया? हमारा संख्या बन गई। दोस्तों इसी में आता है आपको इकाई। इकाई की बात करें तो 0 से लेके 9 तक की संख्या हम लोग कहते हैं इकाई का अंक। ठीक है, इसमें न्यूनतम होता है 0 और अधिकतम होता है अधिकतम होता है 9। दोस्तों आप सोच रहे हैं बहुत आसान है, तो क्वेश्चन भी आसान आते हैं। मैं बताऊंगा कि इससे क्वेश्चन कहाँ बनते हैं। ठीक है, दहाई के अंक की बात करते हैं। इसमें आता है 10 से लेके 99 तक। इसमें न्यूनतम होता है कितना? 10, और अधिकतम होता है 9। ठीक, फिर बात आती है सैकड़े की। सैकड़े की बात करें तो इसमें आता है 100 से शुरू होगा और होगा इसमें 999। ठीक है, इसमें न्यूनतम हो जाएगा 100 और अधिकतम हो जाएगा 999। ठीक, फिर आ जाता है 1000। ये होगा आपका 1000 से शुरू होगा, 9999 तक जाएगा। न्यूनतम होगा 1000 और अधिकतम होगा 9999।
99। फिर आता है 10,000। 10,000 से शुरू होगा और 99,000 तक जाएगा। ठीक है, 99,999 तक। इसमें न्यूनतम होता है 10,000, ठीक है, और अधिकतम होता है, ठीक है दोस्तों। इसी तरह जो सॉन्ग चलता रहता है। अब आप कहेंगे सर आप इसको बताने की क्या क्या था, तो मैं दोस्तों बता दूं कि इसमें पूछता है कि 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। तो बच्चों सबसे बड़ी संख्या में सबसे बड़ी संख्या अगर पूछी तो दोस्तों क्या होता है, जितनी संख्या पूछेगा, 3 अंक की पूछा है ना, तो उतने 9 हो जाएंगे बड़ी संख्या में। ठीक है, तो 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या की बात कर दिया, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या की बात कर दिया तो 9, 9 और 9। ठीक, सबसे छोटी संख्या की बात कर दिया, सबसे छोटी संख्या की बात कर दिया, तो हम लोग क्या करते हैं कि n और n-1 क्या करते हैं, जितनी संख्या पूछेगा उसकी जगह पे 1, और जितनी संख्या पूछेगा n-1, 3 अंक पूछा था तो 2 जीरो लगा देते हैं। n- की जगह पे क्या हो जाता है, ये हम लोग उतने जीरो रख देते हैं। तो n-3 संख्या पूछा था तो 3 में से 1 गया, 2 जीरो लगा देंगे, और n की जगह पे हम लोग क्या करते हैं, 1 रख देते हैं। ठीक, 4 अंकों की पूछेगा तो 4 की जगह पे क्या कर देंगे, 3 जीरो कर देंगे और 1 कर देंगे। ठीक है दोस्तों, आपको मैं बता दूं कि अब यहाँ से क्वेश्चन क्या बनता है। पूछता है दोस्तों कि क्वेश्चन बन जाएगा आपका कि 999 से लेके 3000 के बीच की में कितनी संख्याएं होती हैं। 999 से लेके 3000 के बीच में कितनी संख्याएं होती हैं, मतलब कि 4 अंक की कितनी संख्याएं होती हैं। 4 अंक की कितनी संख्याएं, 4 अंक की कितनी संख्या होगी। ठीक, क्वेश्चन यहाँ से बनता है। तो दोस्तों अब हमें ये यहाँ पे दे दिया है, तो ये तो ठीक है, नहीं तो कभी कभी दे देता है कि 1 से लेके 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या के बीच में कितने संख्याएं होंगी। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन बनते हैं। या 1000 से लेके 5000 के बीच तक की 5 अंकों की संख्या कितनी होगी। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन हमारे बनते हैं। तो इसका क्वेश्चन की बात ये हो जाती है कि दोस्तों इकाई के अंक की बात करें तो ये बताइए, इकाई के अंक की अगर हम बात करते हैं तो देखिए यहाँ पे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9, यही 10 अंक आ सकते हैं। फिर दहाई के अंक में भी यही आएगा, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9, यही 10 अंक आते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक ही तरीका होता है कि दोस्तों कि इकाई के अंक में कितने अंक आएंगे, इकाई के अंक में 10 आएंगे, दहाई के अंक में कितने आएंगे, 10 आएंगे, सैकड़े में कितने आएंगे, 10 आएंगे, हजार में कितना आएगा, तो हजार में बोला है जैसे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, तो यहाँ पे 10 अंक आ सकते हैं, यहाँ पे 10 अंक आ सकते हैं, यहाँ पे 10 अंक आ सकते हैं। लेकिन हजार में क्या होगा, 1 और 2 आएगा, क्योंकि यहाँ पे 3000 के बीच की बात किया है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2। टोटल कितने हो जाएंगे, 2000। कितने हो जाएंगे, 999 और 3000 के बीच में कितनी संख्या हो जाएंगी, 2000 हो जाएंगी। ठीक, तो ये आपके संख्या निकालने की इसलिए है कि इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार से ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आपका ये बन जाता है कि पूछता है कि 999 और 3000 के बीच में 4 अंक की कितनी संख्याएं हैं। मुझे लगता है कि आपको अभी समझ में नहीं आया है, मैं इसको एक बार और मिटा के इसको मैं समझाता हूँ। दोस्तों क्वेश्चन क्या पूछा है, क्वेश्चन पूछा है कि 999 और 3000 के बीच, 3000 के बीच 4 अंकों की कितनी संख्याएं हैं, कितनी संख्या होगी। ठीक है, ये क्वेश्चन बना हुआ है। तो दोस्तों इसको सॉल्व करके बताइए, ये बताइए कि 1000 शुरू होगा, यहाँ पे 4 अंक की सबसे छोटी संख्या क्या होगी, 4 अंक की सबसे छोटी संख्या क्या होगी, सबसे छोटी संख्या मतलब कि 1000 होगी। अब 1000 से लेकर 3000 के बीच में पूछा है ये,
ठीक है, 4 अंक की सबसे छोटी संख्या क्या होगी? 1000 होगी। और ये पूछा है कि 1000 से लगाई 3000 के बीच में कितनी संख्या है। ठीक, यही पूछा है ना। तो देखो बच्चों कि पहले आएगा इकाई, फिर आएगा दहाई, फिर आएगा सैकड़ा, फिर आता है हमारा हजार। ठीक, तो ये बताइए कि इकाई की जगह पे आप करेंगे तो 999 के बाद एक जोड़ते हैं तो 1000 आता है, फिर 1001 आता है, फिर 1002 आता है। तो यानी क्या मतलब, यहाँ पे आपके 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 मिला के कुल टोटल आएंगे हमारे 10। फिर इसी तरह इसमें आता कि 1011 1012 1013, यहाँ पे भी 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कुल मिला कितने आएंगे? 10 आएंगे। सैकड़े में भी इसी तरह चलेगा, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 टोटल हो गए 10। हज़ार की बात करते हैं तो हज़ार में बात करेंगे 200 कहाँ है? हज़ार की बात क्या, 1 से लेके और 3000 के बीच में, यानी कि 3000 छोड़ दोगे तो यानी क्या आएगा? 2 आएगा और 1 आएगा। तो यहाँ पे क्या आएगा? 1 और 2, टोटल कितने वर्ड आएंगे? 2 आएंगे। ठीक है, इसी को आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 2000। टोटल कितने वर्ड आ गए? मतलब कि 999 और 3000 के बीच में 4 अंकों की कितनी संख्या आएंगी? टोटल 2000। बहुत लोगों ने इसका आंसर मारा था 2001। क्या किए थे वो लोग कि 3000 में से क्या किए थे कि 999 को माइनस कर दिए थे 1। ठीक है, यहाँ पे आया था आपका 1 1 0 0 2, मतलब कि 2001 आपके यहाँ पे आए थे। ठीक है, तो बहुत लोगों ने 2001 मारा था, लेकिन इसका आंसर क्या होगा? 2000 होगा। ठीक है, इस तरह इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। ये इसीलिए हम आपको बताए थे इकाई दहाई 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। तो आपकी क्वेश्चन देखिए, छोटी संख्या बड़ी संख्या से कितना कैसा क्वेश्चन है, थोड़ा सा घुमा के पूछता है। सीधे नहीं पूछेगा कि 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या और 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या का माइनस कीजिए, घटाइए, ऐसा नहीं पूछता है दोस्तों। थोड़ा सा आपको घुमा के पूछेगा, क्योंकि आप एक टीचर बनने जा रहे हैं तो क्वेश्चन की प्रकृति क्या हो सकती है? घुमा के पूछ सकती है। ठीक है, ये था आपका नंबर और संख्या से, कि संख्या से क्वेश्चन क्या बनते हैं। आपका एक क्वेश्चन यहाँ से आप बना हुआ है और आप चाहें तो क्वेश्चन देख सकते हैं। ये आई थिंक 2014 का क्वेश्चन है। ठीक है, 2014 का ये शायद क्वेश्चन है। ठीक, अब हम लोग इसको मिटाते हैं और आगे हम लोग अगले पॉइंट पे चलते हैं कि अगला पॉइंट हम लोग को नंबर सिस्टम में क्या पढ़ना है। तो एक सिस्टम पढ़ लिए कि सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या से क्वेश्चन कैसे बनते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अगला टॉपिक है आपका कि नंबर कैसे प्राप्त होता है। किसी दी गई संख्या में किसी दी गई संख्या में किसी अंक का मान और स्थान का किसी दी गई संख्या में किसी अंक का मान उसके दिए गए स्थान के मान के उसके दिए गए उसके स्थानीय मान और स्वयं के गुणनफल के बराबर होता है। क्या होता है? गुणनफल से प्राप्त होती है। गुणनफल से प्राप्त होती है। जैसे किसी दी गई संख्या किसी दी गई संख्या में किसी अंक का मान पूछा है। ठीक है, जैसे मान लीजिए दे दिया ये 3 2 5। ठीक, 3 2 5 में पूछ दिया 3 का मान क्या होगा। तो 3 का मान क्या होगा दोस्तों? तो स्वयं और इसका स्थानीय मान क्या है? 100 का है, तो इसका मान क्या हो गया? 300। ठीक है, इसका मान बस ये था, ये नोट डाल के आप लोग लिख लीजिएगा। ये कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ये है कि किसी दी गई संख्या में किसी अंक का मान क्या होता है। जैसे इसके अंक का मान क्या है? इसके अंक का मान है 300। ठीक है, इसका स्थानीय मान क्या है? 100, इसका 10, इसका 1। ये हमारा क्या है? स्थानीय मान है। ठीक है, यह है हमारा अंकीय मान।
ठीक, तो इसके बारे में हम देखते हैं। अभी आप इसको नोट कीजिए कि किसी दी गई संख्या में किसी अंक का मान उसके स्थानीय मान और स्वयं के मान के गुणनफल की क्या होती है, से प्राप्त होती है। ठीक है, ये समझ में आया। तो ये था हमारा किसी अंक का स्थानीय मान निकालना। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं दोस्तों कि जो क्वेश्चन बनता है हमारा स्थानीय मान से बनता है। ठीक है, स्थानीय मान और वास्तविक मान से। दूसरा टॉपिक जो है आपका, दूसरा पॉइंट जो है स्थानीय मान, स्थानीय मान और वास्तविक मान से। वास्तविक मान, ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं जातीय मान। ठीक, इंग्लिश वाले इसको देखेंगे तो ये होता है प्लेस वैल्यू, प्लेस वैल्यू, और इसको हम लोग कहते हैं फेस वैल्यू, फेस वैल्यू। ठीक है, स्थानीय मान क्या होता है दोस्तों, तो किसी भी अंक का वो मान जो अलग अलग स्थान पे, ठीक है, कारण उसकी क्या करती है, बदलती रहती है। किसी अंक का वो मान किसी स्थान विशेष कारण क्या होती है, बदलती रहती है। किसी अंक का वह मान जो स्थान विशेष के कारण, विशेष के कारण क्या होती है, बदलती रहती है, बदलती रहती है। जैसे अब बात करते हैं कि जैसे मान लीजिए 2, 5, 3, 2, ठीक है, यहाँ पे 2 का मान क्या है, 2 है, लेकिन यहाँ पे 2 का मान क्या है, 2000 है। स्थान बदला, इस 2 का मान क्या हो गया, बदल गया। तो इसी को कहते हैं हम लोग स्थानीय मान। किसी अंक का वो मान जो स्थान विशेष के कारण क्या होती है, बदलती रहती है, उसी को हम लोग कहते हैं स्थानीय मान। दूसरे शब्द तुम कहें तो किसी दी गई संख्या में इकाई के अंक के स्थानीय मान में के निकालने के लिए, इकाई के अंक में, किसी दी गई संख्या में कहें तो किसी दी गई संख्या में, किसी दी गई संख्या में इकाई का स्थान, इकाई के स्थान, इकाई के स्थान, किसी दी गई संख्या में इकाई के स्थानीय मान के लिए, एक स्थान के लिए इकाई के मान में 1 से, इकाई के अंक में 1 से, इकाई के मान में 1 से, ठीक है, और दहाई के मान में, दहाई के अंक के लिए, दहाई के अंक के स्थानीय मान के लिए, स्थानीय मान के लिए, ठीक है, दहाई के मान में 10 से गुणा करके प्राप्त करते हैं, प्राप्त करते हैं। ठीक दोस्तों, सबसे सिंपल परिभाषा यह है, किसी के अंक का वो मान, किसी अंक का वो मान जो स्थान विशेष कारक क्या होती है, बदलती रहती है, क्या कहलाती है, स्थानीय मान कहलाती है। ये थोड़ा सा बड़ा हो जाता है और थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। किसी भी अंक का स्थानीय मान, ठीक है, किसी भी अंक के, किसी भी संख्या के अंक, इकाई का स्थान ज्ञात करने के लिए इकाई के मान में क्या करते हैं, 1 से गुणा करते हैं। दहाई के अंक के स्थानीय मान के लिए दहाई के अंक में क्या करते हैं, 10 से गुणा करते हैं। सैकड़े के स्थानीय मान के लिए सैकड़े के मान में 100 से गुणा करते हैं। इस तरह हम क्या करते हैं, स्थानीय मान को प्राप्त करते हैं। ये हमारा क्या कहलाता है, स्थानीय मान कहलाता है। वास्तविक मान की बात करें तो किसी संख्या के किसी अंक का वह स्थानीय मान, ठीक है, वह वास्तविक मान जो खुद के मान का मान होता है। ठीक है, किसी संख्या के में किसी अंक का वास्तविक मान उसका खुद का मान होता है। किसी अंक का वास्तविक मान, वास्तविक मान उसका खुद का मान होता है, उसका
उसका खुद का मान होता है, खुद का मान होता है। जैसे दोस्तों मैं बात करूं कि अगर 3, 2, 5, 6 में पूछ दिए 5 का स्थानीय मान, तो ये हो जाएगा 5 गुणे 10, ये हो जाएगा हमारा 50। लेकिन इसी 5 का यह है स्थानीय मान, स्थानीय मान। लेकिन अगर हम लोग बात कर दिए 5 के अंकीय मान की, तो खुद के मान का क्या हो जाता है, ये 5 हो जाएगा इसका अंकीय मान। ठीक है दोस्तों, ये था स्थानीय मान और वास्तविक मान। ठीक है, अब आप इससे पूछेंगे भैया क्वेश्चन क्या आता है, तो इससे आपको हर साल एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा। आइए हम लोग क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं। दोस्तों क्वेश्चन कैसे आते हैं, क्वेश्चन की प्रकृति ऐसे होती है, जैसे क्वेश्चन पूछ देता है 1715.1, ठीक है, 0.271, ठीक है। इसमें पूछता है कि स्थानीय मान, ठीक है, ठीक है, इसमें पूछेगा 7 के स्थानीय मान में 7 के स्थानीय मानों का अंतर, स्थानीय मानों का अंतर बताइए। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन बने हुए हैं और आप चाहें तो आप उसको देख सकते हैं। ये 2014 का क्वेश्चन है। ठीक है, इसको सॉल्व करने के लिए हमें जानना पड़ेगा कि इसका स्थानीय मान क्या होगा, 7 गुणे 100 बराबर 700। इसका क्या होगा, 7 बटा में 100, ठीक है, मतलब कि 0.07। ठीक है, तो इसको जब निकालेंगे, अंतर पूछा है तो अंतर निकालने का क्या होता है, 700 माइनस 0.07। ठीक है, यहाँ से आपका क्वेश्चन आता है, तो ये बन जाएगा आपका 699.93। कहेंगे सर तो बहुत आसान है, दोस्तों ऐसा ही क्वेश्चन इसमें बनता है। दोस्तों ये आज कॉन्सेप्ट क्लियर रखिए, संडे को जितना टॉपिक पढ़ा दिया जाएगा, सभी टॉपिक से जितने क्वेश्चन पूछे हुए हैं सभी का प्रैक्टिस सेट कराया जाएगा। ठीक है, तो आज ये था हमारा स्थानीय मान और वास्तविक मान। ठीक है, क्वेश्चन पूछ देता है स्थानीय मान और अंकीय मान का अंतर ज्ञात कीजिए, स्थानीय मान और अंकीय मान का अंतर ज्ञात कीजिए। जैसे पूछ देगा कि कोई संख्या है, दे देगा 29,503 में, 29,503 में क्वेश्चन पूछ देगा 29,503 में 5 के स्थानीय मान, 5 के स्थानीय मान तथा में 5 के स्थानीय मान, 5 के स्थानीय मान तथा 3,000 मतलब 32,071 में, 32,071 में 7 के स्थानीय मान, 7 के स्थानीय मान का अंतर ज्ञात कीजिए, मान का अंतर ज्ञात कीजिए। ठीक है, अंतर ज्ञात कीजिए। तो यहाँ से क्वेश्चन क्या बनता है दोस्तों, ये बनेगा 5 का स्थानीय मान 29503 में 5 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा 500, और इसमें क्या हो जाएगा 32,071 में क्या बन जाएगा 7 का 70। तो यही 500 में से क्या करना है, हमको 70 को माइनस करना है। तो ये आ जाएगा हमारा 0, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 4, तो 430 इसका आंसर हो जाएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपके बने हुए हैं। ठीक है, इस टाइप के आपके क्वेश्चन बने हुए हैं स्थानीय मान और वास्तविक मान से। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं दोस्तों कि ये हमारा 2 टॉपिक क्लियर हो चुका है कि स्थानीय मान और वास्तविक मान से कैसे क्वेश्चन बना हुआ है। ठीक है, फिर दोस्तों बात आती है संख्या का सन्निकट मान, संख्याओं का सन्निकट मान। ये सब बेसिक है अभी, और आगे धीरे धीरे संख्या सिस्टम देखेंगे कि कितना कॉम्प्लिकेटेड होता जाएगा। ठीक है, अभी हम लोग बेसिक से शुरू करते हैं कि बेसिक से क्या क्या क्वेश्चन बना है। संख्याओं के सन्निकट मान से क्वेश्चन बना है, सन्निकट मान। ठीक है, इसी को हम लोग कहते हैं अप्रॉक्स वैल्यू।
अप्रॉक्स वैल्यू, ठीक है, क्या बोलते हैं, अप्रॉक्स वैल्यू, अप्रॉक्स वैल्यू, संख्याओं का सन्निकट मान, ठीक है, संख्याओं का सन्निकट मान मतलब कि अप्रॉक्स वैल्यू पूछता है कि सबसे पास वैल्यू कौन सी होती है, ठीक है। तो इस तो जो संख्याओं का सन्निकट मान होता है वो किस पे डिपेंड करता है, स्थानीय मान पे डिपेंड करता है, किस पे, स्थानीय मान पे क्या करता है, ये डिपेंड करता है, ठीक है। अब संख्याओं का सन्निकट मान कैसे निकलेगा, संख्याओं का सन्निकट मान निकालने के लिए पहला होता है कि दहाई के सन्निकट मान, दहाई के सन्निकट मान, दहाई के सन्निकट मान, ठीक है। दहाई के सन्निकट की मान बात करें तो इसमें हम लोग अगर दहाई का सन्निकट मान निकालना है तो हम लोग क्या करते हैं, इकाई के मान को देखते हैं, इकाई के मान को देखते हैं, किसको देखते हैं, इकाई के मान को देखते हैं, ठीक है। और देखते हैं क्या देखेंगे कि इकाई के अंक में क्या दिया है, अगर 1 2 3 4 दिया हुआ है तो इसका जो होगा मान 0 हो जाएगा, इकाई का मान क्या हो जाएगा, यहाँ पे सन्निकट किसके हो जाएगा, इकाई के मान का मान इकाई के अंक के मान के निकट हो जाएगा, ठीक है। दहाई का सन्निकट मान ज्ञात करने के लिए इकाई के अंक का मान क्या करते हैं हम लोग, देखते हैं, और यदि इकाई के अंक के पास 1 2 3 4 है तो वह शून्य के निकट माना जाता है, वो किसके मान हो जाएगा, इकाई के मान शून्य के निकट, किसके, शून्य के निकट हो जाएगा। कैसे, जैसे देखिए मान लीजिए कोई क्वेश्चन है, मान लीजिए पूछ दिया 3, 3 का सन्निकट मान क्या है, तो 3 क्या है, तो आप देखेंगे कि 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। तो ये पूछा 3 किसके सन्निकट है, तो ये बताइए 3 पहले 0 की इधर जाएगा कि 10 की इधर जाएगा, ठीक है। तो 3 पहले 0 की इधर जाएगा, इसलिए इसको कम चलना पड़ेगा, तो 1 2 3 ही चलना पड़ेगा, इसलिए इकाई का अंक क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। अगर दूसरी कंडीशन क्या बनती है कि अगर 5 या 5 से ज़्यादा रहा, तो 5 या 5 से ज़्यादा रहा, तो अगर 5 या 5 से अधिक हुआ तो इकाई के अंक शून्य रहेगा, ठीक है। और दहाई का अंक क्या हो जाएगा, दहाई के अंक में एक क्या हो जाएगा, जोड़ दिया जाता है, ठीक है। कहेंगे कैसे, तो बात यह है, जैसे मान लीजिए पूछ दिया 6 किसके निकट है, दोस्तों ये 5 से ज़्यादा है, ये किसके है, 10 के निकट है, यानी इकाई का अंक क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और दहाई के अंक में क्या करते हैं, एक जोड़ देते हैं, क्योंकि ये 0 6 था, ठीक है। तो इकाई का अंक क्या हो जाता है, 0 हो जाता है, और दहाई के अंक में क्या करते हैं, 1 कर देते हैं, तो ये किसके निकट हो गया, 10 के निकट हो गया, ठीक है। आशा करता हूँ समझ में आया होगा कि दहाई के सन्निकट मान की बात कर रहा है, तो इकाई के मान को क्या करते हैं हम लोग इसमें देखते हैं, दहाई के सन्निकट मान की बात करेंगे तो इकाई के अंक को हम लोग क्या करते हैं, देखते हैं, यदि इकाई का अंक 1 2 3 4 में से है तो इकाई का अंक क्या हो जाएगा, 0 के निकट हो जाएगा। अगर 5 या 5 से अधिक है तो इकाई का अंक क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और दहाई के अंक में क्या करते हैं, एक जोड़ देते हैं, जैसे 0 6 के बारे में पूछा है, 6 किसके निकट है, तो दहाई के निकट है, 10 के निकट है। अगर मैं पूछा था 3 किसके निकट है, तो 3 0 के निकट था, तो इकाई के अंक में क्या हो गया था, 0 जुड़ गया था। अब क्वेश्चन बन जाता है कि सैकड़ा के सन्निकट मान, सैकड़े के सन्निकट मान, सैकड़े के सन्निकट मान, देखिए सैकड़े के सन्निकट मान की बात करें तो सैकड़े की बात करेंगे तो इसमें हम देखते हैं दहाई के अंक को हम क्या करते हैं, देखते हैं। यदि दहाई के अंक में 1 2 3 4 रहा तो ये क्या हो जाएगा, दहाई का अंक क्या हो जाएगा, दहाई का अंक 0 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। जैसे बात करते हैं कि मान लीजिए क्या है आपका 23 है, 23 किसके निकट है दोस्तों, तो क्या हो जाएगा, इकाई का अंक क्या हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे इकाई का अंक 0 हो जाएगा, इकाई का अंक क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा,
ठीक है। जैसे देखिए 2 और 3 है ना, तो 3 किसके निकट आएगा? 20 के, तो इकाई अंक क्या हो गया? 0 हो गया। ठीक है। अगर ये 26 रहता है तो 26 किसके निकट हो जाएगा? 3 और 0 30 के निकट हो जाएगा। ये हो जाएगा सैकड़े के सन्निकट मान के लिए। ठीक है। यदि 5 या 5 से अधिक है तो 5 या 5 से अधिक है तो क्या होता है? सैकड़े के अंक में क्या होता है? 1 जुड़ जाता है। एक जोड़ दिया जाता है। जैसे मान लीजिए पूछा है 123, ठीक, तो 123 पूछा है ना, सैकड़े की पूछा है ना, तो ये क्या हो जाएगा? ये 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, और ये हो जाएगा हमारा 100 के निकट है। ठीक। अगर यही पूछ देता है, यदि आपको ये पूछ देता है 153, तो सैकड़े में पूछेगा ना, तो ये हो जाएगा 200 के निकट हो जाएगा। ठीक है। अगर यही दहाई में पूछेगा तो ये हो जाएगा 100 तुम्हारा हो जाएगा 60, अरे 150 हो जाएगा। ठीक है, ये 150 के निकट है, तो ये हो जाएगा आपका 150 के निकट। ठीक है। तो इस प्रकार से सन्निकट मान हम लोग क्या करते हैं? इसका निकालते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आपका दहाई के सन्निकट मान पूछता है, सैकड़े के सन्निकट मान पूछता है, और 1000 के सन्निकट मान से क्वेश्चन पूछता है कि पूछ देगा, क्वेश्चन पूछ देगा। मैं आपको क्वेश्चन बता देता हूँ कि क्वेश्चन कैसे पूछा हुआ है। ठीक है, तो वो आप क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन बना हुआ है दोस्तों, लिखिए क्वेश्चन। क्वेश्चन है आपका कि 496 योग 318, 496 योग 318। ठीक है, 496 योग 318 का निकटतम सैकड़े में मान होगा, का निकटतम सैकड़े में मान होगा, सैकड़े में मान होगा। ठीक है, तो इसको क्या करते हैं? इसको सॉल्व करने के लिए दोस्तों करते हैं 496 प्लस 318, 8 6 14, कैरी 1, 9 1 10 1 11, 4 3 7 1 8, 814। ये सैकड़े के सन्निकट मान पूछा है ना, तो सैकड़े किसके पास है? 800 के पास है, इसलिए हमारा क्या हो जाएगा? ये आंसर सही हो जाएगा 800। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है 2015 का, नहीं 2011 का। 2011 में इतना आसान क्वेश्चन ये बना हुआ था। ठीक है, तो पहले हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट को समझते हुए चलेंगे कि बेसिक से हमारा क्वेश्चन क्या क्या बना है और कैसे कैसे बेसिक से क्वेश्चन हमारा आता है। ठीक है, इसी तरह 1000 के निकट हो जाता है, तो 1000 के निकट वाला भी आप कर ही लेंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं अनुवर्ती और पूर्ववर्ती संख्या की। ठीक है, तीसरा है आपका पूर्ववर्ती संख्या और अनुवर्ती संख्या। प्रीसीसर होता है और डिसीसर होता है। ठीक है, पहले और बाद में। तो पूर्ववर्ती संख्या होती है किसी भी प्राकृतिक संख्या के ठीक पहले की संख्या को हम लोग कहते हैं पूर्ववर्ती संख्या। पूर्ववर्ती संख्या क्या होती है? किसी भी संख्या के ठीक पहले की संख्या, किसी प्राकृतिक संख्या के ठीक है, किसी प्राकृतिक संख्या के ठीक पहले की संख्या पूर्ववर्ती संख्या कहलाती है, पूर्ववर्ती संख्या कहलाती है। जैसे पूछ देता है, जैसे पूछ देगा 98 की पूर्ववर्ती संख्या बताइए। ठीक है, तो 98 के ठीक पहले एक माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा?
97 ये क्या हो जाएगी, उसकी पूर्ववर्ती संख्या हो जाएगी। ठीक है, पूछता है अनुवर्ती संख्या बताइए, अनुवर्ती संख्या। ठीक है, किसी प्राकृतिक संख्या के ठीक बाद की संख्या, किसी प्राकृतिक संख्या के ठीक बाद की संख्या, ठीक बाद की संख्या क्या कहलाती है हमारी, अनुवर्ती संख्या कहलाती है, अनुवर्ती संख्या कहलाती है। ठीक है, जैसे पूछ देगा, जैसे 110 की अनुवर्ती संख्या बताइए। ठीक है, तो 110 की क्या हो जाएगी अनुवर्ती, ठीक इसके पहले की 110 प्लस 1 बराबर 111। इससे भी क्वेश्चन बना हुआ है अनुवर्ती और पूर्ववर्ती संख्या से, इसलिए अनुवर्ती संख्या भी तीसरी, हमारा जो तीसरा पॉइंट था अनुवर्ती और पूर्ववर्ती संख्या से आपका यहाँ से क्वेश्चन बनता है। ठीक है दोस्तों, तो आपका यहाँ से भी क्वेश्चन बना हुआ है। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे संख्या की, जो तीसरा पॉइंट, चौथा पॉइंट हमारा, ये सभी पॉइंट से हमारे क्वेश्चन बने हुए हैं दोस्तों। ठीक है, ऐसा नहीं है कि कुछ आपको अलग से पढ़ाया जा रहा है या कुछ एक्स्ट्रा पढ़ाया जा रहा है, आपको मैथ में सारे यहाँ से क्वेश्चन बने हुए हैं। थोड़ा सा इजी पॉइंट है, इसलिए मैं थोड़ा सा इसको जल्दी जल्दी पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, जहाँ पे थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड रहेगा मैं थोड़ा सा रुक के धीरे धीरे इसको पढ़ाऊँगा। ठीक है, अब बात आती है संख्याओं के प्रकार की, संख्याओं के प्रकार। ठीक है, ये हमारा क्या है, चौथा पॉइंट है। ठीक है, चौथा पॉइंट है संख्याओं के प्रकार। देखिए, संख्याओं के अनेक प्रकार पाए जाते हैं, अनेक प्रकार पाए जाते हैं। ठीक है, संख्याओं के अनेक प्रकार पाए जाते हैं। इन संख्याओं को पहले हम लोग बांटते हैं, किसमें जानते हैं, वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या। वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या, इसको कहते हैं रियल नंबर और इसको कहते हैं इमेजिनरी नंबर। ठीक है, इमेजिनरी नंबर इसको हम लोग कहते हैं। ठीक है, वास्तविक संख्या क्या होता है, जब किसी संख्या को हम लोग स्क्वायर करते हैं, जब किसी संख्या का हम लोग स्क्वायर करते हैं, जैसे हम लोग 5 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा हमारा 25 आएगा, और -5 का भी स्क्वायर करेंगे तो हमारा क्या आएगा 25 आएगा। तो ऐसी संख्या जिसका स्क्वायर करने पे क्या आती है, धनात्मक आती है। ठीक है, जिसको स्क्वायर करेंगे धनात्मक आएगा, वो हमारी क्या कहलाती है, रियल नंबर कहलाती है। और ऐसी संख्या जिसको हम लोग स्क्वायर करेंगे, ठीक है, जिसको हम लोग स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, ऋणात्मक आएगा। ठीक है, तो उसको हम लोग कहते हैं इमेजिनरी नंबर। ठीक है, हमारे सिलेबस में इमेजिनरी नंबर से है नहीं, लेकिन हम आपको बता दे रहे हैं आई स्क्वायर इक्वल टू -1 होता है। ठीक है, यहाँ क्वेश्चन कैसे पूछता है, x बराबर √-25। ठीक, इसको निकालेंगे तो ये हो जाता है -1 × 25। ठीक, जब इसको निकालेंगे तो ये हो जाएगा i, ठीक है, × 5। ठीक है, आई स्क्वायर लिख सकते हैं ना -1 को, i = -1 है ना, तो यहाँ पे आई स्क्वायर लिख सकते हैं ना, यहाँ पे, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 5i। जब किसी संख्या के साथ कोई अल्फ़ाबेट्स आ जाते हैं उसी को हम लोग कहते हैं काल्पनिक नंबर। ठीक है, इमेजिनरी नंबर। आपका आता है वास्तविक संख्या, रियल नंबर से क्वेश्चन पूछता है, यहाँ पे आपका आ जाएगा परिमेय संख्या और, अरे क्या नाम है, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। आपका वास्तविक संख्या में फिर बनता है परिमेय संख्या, क्या बनेगा, परिमेय संख्या
और अपरिमेय संख्या। ठीक है, इसको कहते हैं दोस्तों रेशनल नंबर, और इसको हम लोग कहते हैं इर्रेशनल नंबर। यहाँ से क्वेश्चन आपके नहीं बनते हैं, इसलिए इसको आपको बताया नहीं गया है। बस मैं आपको बता दिया हूँ कि ये ऐसे होता है। ठीक, आपका क्वेश्चन बनेगा वास्तविक संख्या से, परिमेय संख्या रेशनल नंबर और अपरिमेय संख्या इर्रेशनल नंबर। परिमेय संख्या वे संख्या जिसको p/q के रूप में हम लोग लिख सकते हैं, और q हमारा क्या होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। ये हमारा क्या कहलाता है, रेशनल नंबर कहलाता है। अपरिमेय संख्या क्या होता है, इसमें सिंबल आते हैं, ठीक है, और रूट आते हैं। जैसे पाई, यहाँ से क्वेश्चन बनता है पाई, हमको लगता है कि 4-5 बार क्वेश्चन बना है। ये इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है ये आपका परिमेय अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या से पूछा है पाई क्या है, पाई एक अपरिमेय संख्या है। इसी को 22/7 कर देंगे तो क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या हो जाएगा पाई। लेकिन क्या है, 22/7 की मान है इसका पाई का, लेकिन पाई पूछेगा तो पाई क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। और निकाल के देख लीजिएगा सिलेबस में, अरे क्वेश्चन पेपर में 3 से 4 बार पूछा हुआ है पाई डायरेक्ट पूछा है। पाई क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। पाई क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। और इसमें अंडर रूट की बात करें तो √2, √3, ठीक है, √5, ये सब क्या है आपका अपरिमेय संख्या है। आपका यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि बार बार पूछा है कि पाई क्या है, तो पाई एक अपरिमेय संख्या है। ये आपका क्वेश्चन यहाँ से बना हुआ है दोस्तों। ठीक है, आप चाहे तो इसको देख सकते हैं कि आपका यहाँ से क्वेश्चन बना है कि नहीं। फिर परिमेय संख्या की बात करते हैं, तो परिमेय संख्या को हम लोग तोड़ देते हैं किसमें, 3 भागों में। पहला हो जाता है प्राकृतिक संख्या, जिसको हम लोग कहते हैं नेचुरल नंबर। ठीक है, वह संख्या जिसको हम लोग गिनने में प्रयोग करते हैं, वस्तुओं को गिनने में प्रयोग किया जाता है, उसको हम लोग कहते हैं प्राकृतिक संख्या। ठीक है, ये आपकी शुरू होती है 1, 2, 3, 4 की लेके इन्फिनिटी तक, इसको हम लोग कहते हैं नेचुरल नंबर। फिर आता है आपका पूर्ण संख्या, जिसको हम लोग कहते हैं होल नंबर। ठीक है, होल नंबर ये होती है जब हम लोग 0 प्लस नेचुरल नंबर कर देते हैं, यानी 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 इन्फिनिटी तक, ये हमारा क्या हो जाता है, होल नंबर कहलाता है। फिर आता है पूर्णांक संख्या, जिसको हम लोग कहते हैं इंटीजर नंबर। इसमें हम लोग 0 प्लस नेचुरल नंबर यानी पॉजिटिव नंबर और प्लस नेगेटिव नंबर ले लेते हैं, ये हमारी क्या कहलाती है, पूर्णांक कहलाती है। जैसे -5, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, ये इन्फिनिटी तक। दोस्तों सबसे बड़ी पूर्णांक संख्या होती है माइनस में -1, और सबसे बड़ी पूर्णांक संख्या होती है धनात्मक में इन्फिनिटी। सबसे छोटी होती है माइनस में इन्फिनिटी, ठीक, और सबसे बड़ी छोटी होती है आपकी 1 धनात्मक में। ठीक है, यहाँ से आपको छोटी टॉपिक है, आपको ये पता होना चाहिए। ठीक है, फिर हम लोग प्राकृतिक संख्याओं को भी कई भागों में बांट देते हैं, जैसे सम संख्या। आप लोगों को सभी चीज़ पता होगा, लेकिन मैं बस यहाँ के लिए आपको इतना तोड़ना पड़ा है, ये चीज़ बताना पड़ा है, क्योंकि आपका यहाँ से हर बार क्वेश्चन बना हुआ है। फिर दोस्तों प्राकृतिक संख्या को तोड़ देता है सम संख्या, ठीक है, मतलब कि इवन नंबर। फिर आ जाता है विषम संख्या, ऑड नंबर, ये सब आपको पता है। इवन नंबर जो संख्या 2 से डिवाइड हो जाती है, 2 से क्या करती है, कट जाती है, 2 से नहीं कटती, ठीक है, 2 से नहीं कटती, या प्रत्येक दशा में शेष क्या बचता है, शेष 1 बचता है, सम संख्या, विषम संख्या। फिर आता है भाज्य
और फिर आता है अभाज्य, ठीक है। तो भाज्य को हम लोग कहते हैं क्या, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर। अभाज्य को कहते हैं प्राइम नंबर, ठीक है। तो अभाज्य हमारा हो जाएगा प्राइम नंबर, प्राइम नंबर, और भाज्य हो जाता है कंपोजिट, कंपोजिट नंबर। जहाँ से आपको पता होगा कंपोजिट नंबर वो होता है जिसके दो से ज़्यादा फैक्टर हो, दो से ज़्यादा फैक्टर हो, ठीक है। और जिसके केवल दो फैक्टर हो उसको, जिसके केवल दो फैक्टर हो, ठीक है। जैसे यहाँ से क्वेश्चन बनता है दोस्तों अभाज्य क्वेश्चन, ये है आपका इम्पॉर्टेंट, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन पूछता है दो एक अभाज्य संख्या है, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन क्या बनता है, दो एक अभाज्य संख्या है। इससे क्वेश्चन इसलिए पूछता है दोस्तों, दो एक अभाज्य संख्या इसलिए है क्योंकि दो एक सम संख्या है जो एक अभाज्य संख्या है। बाकी सारी अभाज्य संख्याएं क्या है, विषम है। जैसे 2, 3, फिर आप बात करेंगे 5, फिर आप बात करेंगे 7, फिर आप बात करेंगे 11, 13, ये सब क्या है आपके अभाज्य संख्या है जिसके केवल दो फैक्टर होते हैं, ठीक है। तो दो से आपके यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि दो क्या है, दो एक अभाज्य संख्या है। ये आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है क्योंकि आपका यहाँ से 2 से 3 बार क्वेश्चन ये बार बार डायरेक्ट पूछा है कि दो क्या है, एक अभाज्य संख्या है। फिर बात करते हैं दोस्तों, एक आ जाता है सअभाज्य, फिर इसमें आ जाता है सअभाज्य, ठीक है। तो कोप्राइम, कोप्राइम दोस्तों मैं आपको बस यहाँ पे इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इससे ज़्यादा क्वेश्चन आपके जहाँ जहाँ हैं मैं आपको इंपॉर्टेंट करके बता दिया हूँ कि क्या क्या है, इसमें कुछ है नहीं। यहाँ से आपका नॉर्मल क्वेश्चन कहाँ से बनते हैं मैं वो आपको बता रहा हूँ। सअभाज्य में बनता है कि जिसके केवल एक फैक्टर हो, वन, केवल वन जो है संख्या एक, ठीक है। दो संख्याओं का फैक्टर क्या है, ठीक है, दो प्राकृतिक संख्याओं का फैक्टर, दो प्राकृतिक संख्याओं के केवल एक फैक्टर हो, केवल एक गुणनखंड हो, केवल एक गुणनखंड हो। जैसे मान लीजिए 9 और 16 की बात करें तो 9 और 16 का फैक्टर करेंगे तो 9 का होता है 1, 3 और 9, और 16 का देखेंगे 2, 4, 8 और 16। देखेंगे इसमें एक जो है कॉमन मिलेगा सब में, ठीक। तो एक जो है आपका सिर्फ एक गुणनखंड मिल रहा है, इसी को कहते हैं सअभाज्य या को प्राइम नंबर, ठीक है। दोस्तों आशा करता हूँ कि नंबर सिस्टम में ये 4 पॉइंट आपको बहुत आसान से समझ में आया होगा और आप लिख के ले लीजिए। इन चारों पॉइंट से आपके कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन आपके आने ही आने वाले हैं, इसलिए आपका ये थोड़ा सा ध्यान से इसको देखिएगा और इस वीडियो को कम से कम 2 बार देखेंगे तो आपको चीज़ें समझ में आएगी। और जहाँ जहाँ मैंने वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लिखा है वहाँ से आपके क्वेश्चन बने ही बने हैं। दोस्तों आशा करता हूँ कि मैथ की ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा। अगर किसी भी बच्चों को नहीं समझ में आता है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि क्या टॉपिक नहीं समझ में आया, मैं आपको उसका आंसर ज़रूर दूंगा और देने का प्रयास भी करूंगा कि आपका आंसर सही मिले आपको, ठीक है। ओके, धन्यवाद। आशा करता हूं कि आपको ये चीज़ समझ में आएगा। कल हम लोग फिर इसी सेशन की शुरुआत आगे करेंगे नंबर सिस्टम की। दूसरे क्लास में देखते हैं कि क्या पॉइंट छूटा हुआ है और क्या किस पॉइंट से क्वेश्चन आया हुआ है। ओके, धन्यवाद दोस्तों।